हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और देखिए, इस वीडियो में 10th क्लास जियोग्राफी का सेकंड लेसन है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप फर्स्ट लेसन को भी देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट देखेंगे और जो भी इसमें पॉइंट समझाने वाले होंगे मैं प्रत्येक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहला है कि पाठ्य पुस्तक से संप्रेक्ष में लगे। देखिए कि पहला आपको मिलेगा किताब में कि बहुवैकल्पिक प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण नहीं है। तो भैया हमें इसमें चार जो हमको दिए गए हैं, इधर चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये चार दिए गए हैं। इसमें से आपको इनमें से हमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन है जो किसके प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के ह्रास, ह्रास मतलब होता है उनके नष्ट होने का कारण नहीं है ना, उनके नष्ट होने का कारण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है क्या कि पशु चरण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ये जो दिख रहा है आपको तीसरा ऑप्शन, इसका सही उत्तर है कि ये जो तीसरा ऑप्शन है यह इसका कारण नहीं है और बाकी सब इसके कारण हैं। ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता। तो देखिए, इनका सही उत्तर है क्या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। वन्य जीव पशु विहार का परिसीमा मतलब इनकी सीमा निर्धारित करना एक प्रकार से यह क्या है, यह तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी मतलब सभी को पृथ्वी पर समान भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन वन्य जीव और पशु विहार हैं इनका सीमांकन हम कर देते हैं, इससे यह तरीका जो है वो भागीदारी नहीं करता है ना। आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि निम्नलिखित प्राणियों और पौधों को उनके अस्तित्व के वर्ग से मेल करें। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं आंसर पर ले चलता हूँ सीधा कि जो काला हिरण है उसका अस्तित्व कैसा है ना। तो देखिए, जो काला हिरण है वो संकटग्रस्त है। संकटग्रस्त जिस पर संकट छाया हुआ है ये कभी भी विलुप्त हो सकता है ना। अगला है एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी सुभेद्य है ना। अंडमान जंगली सुअर ये स्थानिक है जो उसी विशेष स्थान पर पाया जाता है। हिमालयन भूरा भालू ये दुर्लभ है, मतलब है तो लेकिन कठिनाई से देखने के लिए मिलता है और पाया जाता है। अगला है कि गुलाबी सिर वाली बतख ये लुप्त है, मतलब ये लुप्त हो चुकी है, अब ये देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, विलुप्त है, गायब हो चुकी है। अगला है कि निम्नलिखित का मेल करें, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो चलिए हम आपको आंसर पर ले चलते हैं और सीधे हम आपको बता दें इनका मतलब क्या है। आरक्षित वन क्या है सुनिए। आरक्षित वन, तो सुनिए भैया कि जो आरक्षित वन है वो क्या है इसको देख लेते हैं। वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान वन, मतलब इन सब की दृष्टि से सर्वाधिक मूल्यवान जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनको आरक्षित वन कहा जाता है। ठीक है। अगला है रक्षित वन। रक्षित वन भूमि जो अधिक क्षरण से बचाई जाती है, मतलब जिनकी रक्षा की जाती है उनको रक्षित वन कहा जाता है। अगला है अवर्गीकृत भूमि। तो भैया अवर्गीकृत मतलब जिसको किसी वर्ग में न बांटा गया हो। सुनिए कि सरकार व्यक्तियों और निजी समुदायों के अधीन अन्य वन और बंजर भूमि, मतलब सरकार के, व्यक्तियों के और निजी समुदायों के अधीन में जो भूमि है ना, जिसको बाकियों में नहीं बांटा गया है, किसमें आरक्षित और रक्षित वन में नहीं बांटा गया है, इसको हम अवर्गीकृत भूमि कहते हैं। ठीक है। अब अगला है क्या, जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो भैया अगला प्रश्न है कि जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता मतलब जीवन, आपको पता है जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, मनुष्य हैं और पेड़ पौधे हैं, इन सभी में विविधता पाई जाती है। अलग अलग प्रकार के कीड़े मकोड़े आपको देखने के लिए मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, इन सब में विविधता है, ये सब अलग अलग हैं, इसी को जीव विविधता कहा जाता है। तो जैव विविधता वन, इसका आंसर है सुनिए कि जैव विविधता वन्य जीवन, वन्य जीवन मतलब जंगल का जो जीवन है ना, वन्य जीवन और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है ना।
अब भैया जैव विविधता कृषि फसलों में, अब जैव विविधता है इसीलिए हमें तरह तरह का भोज्य पदार्थ खाने के लिए मिलता है। अगर जैव विविधता नहीं होती तो भैया एक ही प्रकार की भोजन यानी एक ही प्रकार की फसल होती, वो हमें वहीं खाना पड़ता। लेकिन अलग अलग गेहूँ है, राइस है, ज्वार है, अलग अलग प्रकार की फसल होती है, गन्ना है, इससे हमें खाद्यान्न प्राप्त होता है। तो जैव विविधता वन्य जीव और कृषि फसलों में विविधता का प्रतीक है। यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अगला है कि विस्तार पूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएं किस प्रकार, आपको दिख रहा होगा ये दूसरा वाला प्रश्न है ना, जे वाला। विस्तार पूर्वक हमें ये बताइए कि किस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारक हैं। क्या मानव क्रियाएं किस प्रकार जंगल और वनों और जानवरों के नष्ट होने का कारण है। अब उत्तर सुनिए आप क्या है। इसके हम चार जो हैं आपको आंसर दिए गए हैं, इन चारों को हम देखते हैं ध्यान से। समझ लीजिए आप क्या है इसका आंसर। देखिए इन चारों को हम समझ लेते हैं। तो देखो भैया कि मानव अपने स्वार्थ के अधीन होकर कभी ईंधन के लिए तो कभी कृषि के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई काटता है। आप इसका एक पॉइंट ए लिख सकते हैं, बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इससे वनस्पति तो नष्ट होती है, साथ ही वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास भी छिन जाता है। ये इसका कारण है, लेकिन मेन पॉइंट पहला ही है, ठीक है। अगला है कि जब उद्योगों, खासकर रासायनिक उद्योगों का कूड़ा कचरा खुले स्थानों पर फेंका जाता है तब भूमि प्रदूषण होता है। अगला है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई करने से पर्यावरण को भी नुकसान होता है और वर्षा भी कम होती है। पशुओं के अतिचरण से वनस्पति जगत को नुकसान पहुंचता है क्योंकि इससे प्राकृतिक वनस्पति पनपती नहीं है और वह धीरे धीरे बंजर हो जाती है जमीन, ठीक है। अभी चारों पॉइंट इतने इजी हैं कि आप आराम से अपनी मेंटलिटी इसके साथ भी लिख सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सप्लेन करने की बात ही नहीं है, ठीक है, कि भैया कि मानव की कौन सी क्रियाएं पर्यावरण को नष्ट कर रही, तो आप भी पर्यावरण को नष्ट कर रहे हो किसी न किसी तरह से, है ना। जैसे कि आप कचरा फैलाएंगे, प्लास्टिक का ज़्यादा यूज करेंगे, तो एक तरह से पर्यावरण को नष्ट करना ही है, ठीक है। अगला है कि 120 शब्दों में बताइए, क्या बताना है भैया। पहला प्रश्न है, अच्छा एक फ्रेश हो गया है ना। अगला है कि भारत में विभिन्न समुदायों ने किस प्रकार वनों और वन्य जीव संरक्षणों में योगदान किया है, अब आप बताएंगे। तो देखिए ये है इसका उत्तर। अब हम चलते हैं इसके उत्तर पर, ठीक है। अभी हम आपको और थोड़ा क्लियर कर देते हैं इसमें, इसको थोड़ा और ऊपर ले जाएंगे। हाँ, अब इसको हम अंडरलाइन कर देंगे, फिर हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमको इतना देखना है, ठीक है। देखिए कि पहला क्या है, इसमें क्या योगदान हुआ है सरकार का वन्य जीव और वन संरक्षण को बचाने में। आप बेसिक आप देखिए, कहीं कहीं आप जाते होंगे तो कभी आप देखते हैं वन्य जीव सेंचुरी होती है, वहाँ बोर्ड लगे रहते हैं कि भैया वन्य जीवों को ना मारें। और अधिकतर क्या है, कानून वहाँ लागू होता है कि अगर आप किसी प्रकार से वन्य जीवों को नुकसान पहुँचाते हैं तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, है ना। अब देखिए पहला है कि राजस्थान के लोगों ने सरिस्का बाघ रिजर्व क्षेत्र में होने वाली खनन कार्यों का विरोध किया और सफलता प्राप्त की। तो भैया एक जी पहला है कि लोगों में जागरूकता आई और उनने एक काम किया। दूसरा काम क्या किया, योगदान क्या दिया भैया बचाने के लिए। देखिए हिमालय क्षेत्रों में चिपको आंदोलन के द्वारा वृक्षों की अनियंत्रित कटाई को रोकने का प्रयास किया गया। रेलवे की स्लीपरों को बनाने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीके से जो लकड़ी चाहिए थी वो गढ़वाल क्षेत्र में हिमालय की वहीं उत्तराखंड में लगी थी, लेकिन वहाँ के लोग मतलब पेड़ों से चिपक गए कि अगर पेड़ कटेंगे तो हम भी कटेंगे, इसलिए उनको चिपको आंदोलन कहा गया। तो ये भी एक प्रकार का योगदान ही है वन्य जगत को वन बचाने के लिए। अगला है कि राजस्थान के अलवर जिले की 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर भूमि भैरव देव डाकव सेंचुरी बनाई, जहां पर कड़े कानून बनाकर शिकार वर्जित कर दिया गया है तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ पर रोक लगा दी गई है, ठीक है। ये भी तो एक प्रकार का योगदान है। अगला योगदान क्या दिया है, देखिए कि भारतीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विभिन्न वृक्षों और पौधों को पवित्र मानकर पूजा जाता है, जैसे पीपल और बट। भैया पीपल और बरगद जैसे वृक्षों को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, पूजा की जाती है। तुलसी जैसे पौधों को भी
तो इनको हम काटते भी नहीं है ना। पीपल और बरगद के वृक्षों को लकड़ी भी नहीं काटते, ना जलाते भी नहीं है। तो ये भी एक अच्छी प्रकार की पहल है, ठीक है। और भारतीय लोग विभिन्न पशुओं को पवित्र मानकर पूजते हैं, क्योंकि वे इन्हें विभिन्न देवी देवताओं के साथ जोड़ते हैं। जैसे नाग को शिव के साथ, मोर को कृष्ण के साथ, लंगूर और बंदर को हनुमान जी के साथ, और गाय माता को तो हम पूजते ही हैं, है ना। तो ये भी एक प्रकार की बहुत बढ़िया क्या है, पहल है। अगला है कि भारत के विभिन्न आदिवासी और जनजाति क्षेत्रों में वनों को देवी देवताओं को समर्पित करके उन्हें पूजा जाता है। राजस्थान में इस तरह के क्षेत्रों को बाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाड़ी। तो इस प्रकार से ये सब लोगों के द्वारा ही होता है और ये एक प्रकार का योगदान ही है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि वन और वन्य जीव, वन मतलब जंगल और वन्य जीव मतलब जीव जंतु, जीव संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर निबंध लिखिए। तो भैया इंडिया में यानी भारत में ऐसे कौन से रीति रिवाज हैं जो वन और वन्य जीवों को बचाते हैं, है ना। ऐसे कौन से रीति रिवाज हैं, नियम कानून की बात नहीं हो रही है, रीति रिवाजों की बात हो रही है। रीति रिवाज मतलब किसी धर्म विशेष से संबंधित, ठीक है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्या है, सुनिए कि भारत के जनजातीय लोग, जनजातीय मतलब आदिवासी लोग, प्रकृति की पूजा सदियों से करते आ रहे हैं ना। उनके इन विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल एवं कौमय रूप से बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों की झुरमुट, देवी देवताओं झुरमुट कहते हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों ना तो स्थानीय लोग घुस पाते हैं, ना किसी और को छेड़छाड़ करते देते हैं, ठीक है। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो जनजातीय लोग हैं वो वनों की पूजा करते हैं, उनको देवी देवता स्वरूप पूजते हैं, जिससे कोई भी उनको हस्तक्षेप या किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाता। अगला है दूसरा, कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संस्थाल जनजातियां महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के समय इमली और आम के पेड़ों की पूजा करते हैं, ठीक है। अगला है, कई लोग पीपल और बट की पूजा करते हैं। जैसे हमारे यहाँ भी पीपल और बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है। इससे उनको भी एक प्रकार से ईश्वरीय शक्ति मानी जाती है, उनको नहीं जलाते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उसकी प्रकृतियां को संरक्षित करने अपने पारंपरिक तरीके हैं। भारतीय झरनों, पहाड़ियों, पेड़ों और पशुओं की पवित्र मानकर उनका संरक्षण करते हैं, जैसे भी मंदिरों या वन स्थलों पर बंदरों को खिलाते हैं। अगला है कि राजस्थान के बिश्नोई गांव के आसपास काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देखे जा सकते हैं, जो कि इनके समाज के अभिन्न अंग हैं। मतलब जी अपने लोगों जैसे ही उनको मानते हैं और इन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।